आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स, यानी कि हम लोग इस टॉपिक में नमक के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। हालांकि नमक क्या होता है, यानी कि ये टॉपिक ये जो हमारा पूरा चैप्टर है वो तीन ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड और बेस के बारे में हम लोगों ने कम्प्लीटली जानकारी ले लिया है। हालांकि सॉल्ट भी क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। जब हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सॉल्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानने वाले हैं। मतलब ये हो गया कि नमक के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और जानने वाले हैं। और यहाँ पे आप इस टॉपिक में हम लोग उस नमक के बारे में जानने वाले हैं जो नमक हम लोग बेसिकली अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है इसमें, सबसे पहला हमारा यहाँ पे है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। देखो, बिल्कुल भी आपको ना ये पहला वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, सर आखिर ये है क्या। चलो इसको छोड़ दो, एग्जाम्पल आप देखो तुरंत समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास NaCl है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। इसका मतलब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि NaCl और Na2SO4 ये सोडियम सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहचानेंगे कैसे कि कौन से फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो पहचानने का तरीका सबसे आसान है, पहले तो आप ये देख लो कि इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको। इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है Na और Na। तो Na हमारा किसका सिंबल होता है, सोडियम का होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये दोनों का दोनों हमारा पहली बात सॉल्ट है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि सॉल्ट के कौन से फैमिली से, सोडियम सॉल्ट्स। कोई डाउट इसमें। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि सॉल्ट का ना अपना अलग अलग फैमिली है। तो अब पहचानेंगे कैसे, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देख लो कि अब इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन हमारा Na और Na, यानी कि सोडियम कॉमन है। तो ये हमारा किस फैमिली से बिलोंग किया, सोडियम सॉल्ट के फैमिली से ये बिलोंग किया। बस यही हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए बेहतर तरीके से समझने के लिए, NaCl और KCl। तो बताइए ये हमारा किस से बिलोंग करेगा, एक है NaCl और दूसरा है KCl। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है क्लोराइड, यानी कि Cl। तो ये हमारा क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेगा। बस पहचानने का तरीका हमारा यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया कि फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है क्या। फैमिली ऑफ सॉल्ट का सिंपल सा मतलब है कि आप उन दोनों नमक में देख लो कि कॉमन क्या है। जो कॉमन है मतलब कि वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है, बस, और इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में 3 पॉइंट लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, यानी कि वो सॉल्ट बिल्कुल हमारा न्यूट्रल होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग एसिड और एसिड को रिएक्ट करवा एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे हमारा दोनों एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है तो ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करेगा और जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का पीएच वैल्यू हमारा 7 होगा। और वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये हमारे पीएच का है, हमारा सॉल्ट का। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला बात ये तो आपको मालूम चल गया है कि हम लोग एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलता है हम लोगों को, और ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यदि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को और एक स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमारा नमक बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, वो हमारा बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट होगा और उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। और 7 का मतलब ये न्यूट्रल, क्योंकि हम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या करो, आप सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। अब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को और एक वीक बेस को आपस में रिएक्ट करवाओ तो जो हमारा सॉल्ट तैयार होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। 7 से कम होने का मतलब है कि वो जो सॉल्ट होगा उस सॉल्ट में किसका नेचर देखने को मिलेगा, आपको एसिड का नेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पीएच वैल्यू 7 से कम है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, तीसरा, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। अब यहाँ पे आप बेस कैसा ले लो, बहुत स्ट्रॉन्ग ले लो, और एसिड आप बहुत कमज़ोर ले लो, यानी कि वीक एसिड। इन दोनों का आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमारा पीएच वैल्यू होगा वो मोर देन 7 होगा। यानी कि मोर देन 7 का मतलब है कि उस सॉल्ट में किसका नेचर देखने को मिलेगा,
बेस का नेचर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग क्या था, बेस स्ट्रॉन्ग था, बस यही चीज़ हमारा इसमें पीएच ऑफ सॉल्ट में, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इस तीनों पॉइंट को आप एक बार ध्यान से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, और यहीं से हमारा मेन टॉपिक आज से शुरुआत होता है। हालांकि शुरुआत तो हमारा वहीं से हो चुका था, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हम लोगों को आज ज़्यादा कुछ समझने को मिलेगा। समझिए ध्यान से, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट का मतलब है कि इस पूरे के पूरा टॉपिक में हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है वो नमक जो कि हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखते हैं क्या है। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। देखिए, HCl हमारा क्या है, एक एसिड है, NaOH हमारा एक बेस है, क्योंकि इसमें हमारा H मिला हुआ है, H का मतलब एसिड, इसके लास्ट में OH मिला हुआ है, इसका मतलब ये हमारा बेस। तो ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो NaOH और HCl के कम्बिनेशन से यानी कि रिएक्ट करने से जो हमारा नमक बनेगा वो नमक है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। हालांकि वाटर भी बनेगा, लेकिन वाटर को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो NaCl हमारा कैसे बनता है मालूम चल गया, यानी कि जो हम लोग अपने घरों में नमक खाते हैं वो कैसे बनता है, HCl को और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, तब जाके हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक बनता है। और ये वही नमक है जो हम लोग अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस सॉल्ट इन आवर फूड, यानी कि यही वो नमक है जिसको हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट, और ये बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब कि इसमें आपको ना ही एसिड का मात्रा और ना ही बेस का मात्रा देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट होता है। उसके बाद आखिर ये हमको मिलता कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स। अच्छा एक बात बताइए, अभी तुरंत आपने यहाँ पे पढ़ा कि सर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl HCl और NaOH को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमको नमक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, मतलब कि सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। आपको मालूम है समुद्र के पानी में नमक मिला हुआ है, ठीक है, और उसी समुद्र के पानी से जो नमक निकालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वो नमक जो कि हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए, अब यहाँ पे आपके माइंड में कन्फ्यूजन होना जरूर बनता है कि सर अभी आपने कहा कि HCl को और NaOH को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तब जाके हमारा NaCl मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र से भी हम लोग इस नमक को निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है समझिए। समुद्र के पानी को उबाल के जो नमक आपको मिलेगा ना, तो उस नमक को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि उसको आप तुरंत कंज्यूम करने लगेंगे ना तो फिर आप गंभीर तरीके से बीमार पड़ जाएंगे। फिर क्या किया जाता है, उस नमक को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, उस फैक्ट्री में जाके हमारा बहुत बड़े लेवल पे प्रोसेसिंग होता है, वो रिफाइन होता है, तब जाके वो नमक आपके घर में पैकेट में बंद करके आता है। बिल्कुल समुद्र के पानी से ही हमारा नमक बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस नमक को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें NaOH और HCl का मात्रा ऐड किया जाता है, उसके बाद रिफाइन करके पैकेट में पैक करके दुकान में आता है और जाके आप दुकानों से खरीदते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा आप नहीं समझना है कि सर HCl और NaOH से हमारा ये NaCl मिलेगा तो फिर समुद्र के पानी से जो नमक मिल रहा है वो भी तो NaCl है। हाँ बिल्कुल वो NaCl ही है, लेकिन उसको फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, HCl और NaOH को आपस में रिएक्ट करवा के उसको रिफाइन करके फिर आपके घर में वो पैकेट में बंद करके आता है। कोई डाउट है इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो कई बार क्या होता है ना, समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो नमक बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में दिख जाएगा। नमक सॉलिड फॉर्म में दिखने का मतलब है कि कई बार क्या होता है ना, कोस्टल एरिया में गड्ढा हो जाता है, मतलब कि समुद्र के किनारे वाला एरिया कभी कभी क्या होता है वहाँ पे गड्ढा होने की वजह से समुद्र का पानी उसमें आता है और समुद्र का पानी उसमें फंस जाता है, और जब हमारा पानी वो एवोपरेट हो जाता है सनलाइट उसमें पड़ने की वजह से, तो उस गड्ढे में पानी एवोपरेट हो गया, फिर बचा क्या हमारे पास, केवल नमक बचा। तो दुनिया का ऐसा बहुत सारा कोना है जहाँ पे नमक कोस्टल एरिया में एकदम सॉलिड फॉर्म में पत्थर के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे दुनिया में कोने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या होता है, फिर दीज सॉलिड सॉल्ट्स आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज,
और वो नमक जो सॉलिड फॉर्म में है वो बिल्कुल कलर में ब्राउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस नमक में बहुत बड़े लेवल पे इम्प्योरिटी मिला हुआ रहता है। मतलब कि समुद्र के पानी में यदि जानवर मर गए हैं, जैसे मछली हो गया, उसका डेड बॉडी भी उसमें मिला हुआ होगा। समुद्र के बगल में यदि गंदगी है वो भी उसमें मिला हुआ होगा। बालू है, बालू भी मिला हुआ होगा, इसीलिए उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। फिर हम लोग करते क्या है, देखो आगे फिर, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का मतलब हो गया कि समुद्र का पानी कभी कभी कोस्टल एरिया में गड्ढे में आके फंस जाता है, पानी इवोपरेट हो जाता है, बच जाता है केवल नमक। उसको हम लोग कहते हैं पहली बात सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड का मतलब क्या? क्योंकि वो ठोस हो गया, और वो हमारा कलर में होता है ब्राउन, क्योंकि उसमें बहुत बड़े लेवल पे गंदगी होता है। और उसी सॉलिड सॉल्ट को हम लोग कह देते हैं रॉक सॉल्ट। मतलब कि तरीके से वो नमक किस रूप में है? पत्थर के रूप में, रॉक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो रॉक सॉल्ट है इसका ना बेड आपको देखने को मिलता है। बेड का मतलब है कि बड़े, मतलब बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ पे ना पत्थर के रूप में नमक है, और उसका एकदम तरीके से बेड बिछा हुआ है। बेड का मतलब है कि बहुत दूर तक आपको सॉलिड सॉल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि रॉक सॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे बनता है? व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप। इसका मतलब है कि जब समुद्र का पानी कोस्टल एरिया में आता है, हमारा फंस जाता है, पानी एवोपरेट हो जाता है, सॉरी गैस हमारा पानी के रूप में वाटर वेपर बन के एवोपरेट हो गया, और जो बच गया हमारा वही हमारा नमक होता है। इसी तरीके से हमारा बनता है सूखने के बाद। ठीक है, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। और ये जो रॉक सॉल्ट है जो कि समुद्र के किनारे हमारा बनेगा, इसको किस तरीके से वहाँ से बाहर निकाला जाता है? जिस तरीके से माइन, यानी कि कोयले के खदान को जैसे खाना जाता है ना, खोदा जाता है, उसी तरीके से इसको भी निकाला जाता है, यानी कि जेसीबी से बेसिकली इन सभी को वहाँ से निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्या होता है, समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में जाके हमारे पानी फंस जाते हैं समुद्र के, और फंसने के वजह से पानी एवोपरेट हो जाता है, बच जाता है केवल हमारा नमक। और वो नमक इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे देखने को मिल जाता है कि वो एक तरीके से लगेगा ना कि नमक का बेड बिछा हुआ है, बिछावन लगा हुआ है इस तरीके से। और जब वही पत्थर हमारा, यानी कि वो पानी हमारा गैस बन के ऊपर उड़ जाता है, और वही हमारा जो है ना एक तरीके से सॉलिड सॉल्ट बन जाता है, एकदम पूरा ठोस पत्थर, और वो कलर में हमारा ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े लेवल पे गंदगी होता है, और उसी को हम लोग कह देते हैं रॉक सॉल्ट। क्यों रॉक सॉल्ट? क्योंकि वो पत्थर के रूप में दिखता है। और उस रॉक सॉल्ट को हम लोग निकालते हैं किस तरीके से? कोयले की तरह। जिस तरीके से कोयले का खदान हम लोग बेसिकली जेसीबी से जाके खोदते हैं, उसी प्रकार से इसको खोद के फैक्ट्री में लेकर आया जाता है, इसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद फिर आपके घरों में इसको रिफाइन करके पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड, आपके घर तक पहुंचता है। आगे बढ़े फिर, चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब यहाँ पे हमारा है कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या? NaCl, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल को बनाने के लिए भी करते हैं। हालांकि कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में खाने के लिए बड़े लेवल पे तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल हम लोग अपने अलग अलग केमिकल को बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। द कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl is an important raw material for various materials of daily use like sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and many more। यानी कि हम लोग अपने कॉमन सॉल्ट को, NaCl को, अपने एवरीडे लाइफ में अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग अभी आगे चल के एक एक करके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा को, इन सभी को बनाने के लिए हम लोग अपने NaCl का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक तरीके से केमिकल को बनाने के लिए आप कह सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं फिर। लेट अस सी हाउ कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सबस्टांसेस। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया? NaOH। तो NaOH को बनाने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से इसमें क्या कहा गया। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide। अब देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है ब्राइन। ब्राइन दिख रहा है वर्ड?
ब्राइन वर्ड का मतलब होता है चीनी, सॉरी चीनी नहीं, ब्राइन का मतलब होता है शरबत। किसका शरबत? नमक और पानी का। मतलब कि आप पानी में नमक को घोल दो, पानी लो, पानी में नमक को घोल दो, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसी को हम लोग कहते हैं ब्राइन, BRINE, ब्राइन। अब इसमें हमको करना क्या है समझिएगा ध्यान से। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन सॉल्ट प्लस वाटर, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको यहाँ पे एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? हालांकि आपके बुक में भी डायग्राम दिया गया है, आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन आप एज्यूम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज्यूम करो, एज्यूम करो कि आपके पास एक बाल्टी पानी है और उस बाल्टी में आपने नमक को घोल दिया है। एक आपके पास एक बाल्टी पानी है, आप उस बाल्टी में नमक को घोल दिए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? उस बाल्टी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं, यानी कि उस बाल्टी में आप क्या पैदा करना चाह रहे हैं? बिजली पैदा करना चाह रहे हैं, यानी कि वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो उसी समय पे आपका जो नमक पानी था वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, अब इसका ना यहाँ पे आप पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। देखो कई बार क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, पूछेगा कि व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड गिव एन एग्जाम्पल, या फिर क्या पूछेगा? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, गिव एन एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ता है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या हुआ इसके बारे में एक बार पूरा समझिए। जब आप नमक पानी का सॉल्यूशन तैयार करके, जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो आपको इसमें 3 चीज़ बनता हुआ दिखेगा। पहला चीज़ क्या दिखेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चलो अब यहाँ पे आप रिएक्शन को भी देखो, आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। NaCl है और वाटर है, यानी कि पानी में आपने इस नमक को मिला दिया। सबसे पहले वाटर में आपने नमक को मिलाया, यानी कि पानी में आपने नमक को मिला दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे, यानी कि आपने पानी में नमक को मिलाया, क्या हमारा तैयार हुआ? ब्राइन तैयार हुआ। उस ब्राइन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो 3 चीज़ आपको मिलेगा। पहला NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम लोग कह देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब कोई बोले कि क्लोर अल्कली प्रोसेस ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोर है हमारे किसके लिए है? क्लोरीन के लिए है, और अल्कली हमारे किसके लिए है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अच्छा, यहाँ पे अल्कली का मतलब बताइए, क्या हमने बताया था? वो बेस जो पानी में सोल्यूबल हो सकता है, यानी कि वो घुल जाए, वही हमारा कहलाता है अल्कली। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो बेस है, पहली बात, क्योंकि लास्ट में OH मिला हुआ है इसमें, और ये बेस वो बेस है जो कि पानी में आराम से घुल सकता है क्योंकि घुला हुआ पानी में है। तो वही बात है यहाँ पे कि जब हम लोग NaCl यानी कि नमक और पानी वाले सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 3 चीज़ हमको मिलता है, NaOH, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको मिलेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोर हमारा क्लोरीन के लिए है और अल्कली हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। हालांकि हाइड्रोजन भी मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे बेसिकली उतना वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, अब कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड। अब देखो आप अपने बुक में एक बार डायग्राम देखिए, हालांकि यहाँ पे डायग्राम हम लाना भूल गए आज, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बुक में डायग्राम को देखिए। उसमें ना एक रड होगा वो एनोड होगा और दूसरा रड हमारा कैथोड का लिखा हुआ होगा, तो बिल्कुल साफ साफ है। तो जो आपको रॉड ब्लैक वाला एनोड दिख रहा है, उस एनोड रॉड पे क्या आके कलेक्ट होगा? क्लोरीन गैस। ठीक है, और जो हमारा रॉड दूसरा है कैथोड, उस कैथोड रॉड पे आके कलेक्ट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। कोई डाउट इसमें? वो पूरा का पूरा आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो एपरेटस है, पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, तो जो एनोड वाला रॉड है उस पर हमारा क्लोरीन गैस आके जमा हो जाएगा, और जो कैथोड वाला रॉड है उस पर हमारा हाइड्रोजन गैस आके जमा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल होता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा क्लोरीन के बारे में हमने बात कर लिया, हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया कि कहाँ कहाँ ये जाके जमा होगा। फिर हाइड्रोक्साइड कहाँ जमा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जमा होगा उसके बारे में देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, यानी कि ये हमारा जो है वो कैथोड के पास ही जाके
फॉर्म हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। ठीक है, आगे द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। तो बताइए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको कितना चीज़ बनता हुआ दिखा? 3 चीज़ बनता हुआ दिखा। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। और इन तीनों का अपना अलग अलग इस्तेमाल है, अपना अपना अलग अलग यूज है। अब इन तीनों के यूज को समझ लेते हैं एक बार में पूरा। चलो, सबसे पहला यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉप्स एंड डिटर्जेंट, यानी कि साबुन हो गया, सरफ हो गया, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। अच्छा देखो, हमारे मार्केट में ना 2 प्रकार का कपड़ा आता है। एक वो कपड़ा आता है जो कि कॉटन से बना हुआ होता है, एक वो कपड़ा आता है जो कि सिल्क से बना हुआ होता है, एक वो कपड़ा होता है जो कि ऊल से बना हुआ होता है, और एक कपड़ा वो होता है जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से बना हुआ होता है। मतलब कि उसमें ना ही ऊल का मात्रा है, ना ही सिल्क है, ना ही कॉटन है, वो बिल्कुल सिंथेटिक होता है, यानी कि वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। कोई डाउट इसमें? उसको बनाने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर। पेपर इंडस्ट्री में पेपर को बनाने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रूप में। तो ये हो गया हमारा यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद है क्लोरीन का यूज क्या है, देखो इट इज़ यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग अपने वाटर को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसका मतलब कि यदि आपको अपने पानी से पूरे के पूरे जर्म्स को किल करना है, मारना है, तो उसमें आप क्या मिलाते हो? क्लोरीन का टैबलेट मिलाते हो। अच्छा एक बात बताइए, जो आप लोग आरओ का पानी पीते हैं, केंट का पानी पीते हैं, उस केंट के पानी को या फिर आरओ के पानी को कभी पीजिए, उसमें अजीब स्वाद आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब है कि उसमें क्लोरीन पहले से ही मिला हुआ है। तो जो आज के ज़माने में जो आरओ और केंट आता है, उसमें ऑलरेडी पहले से क्या फिट है? क्लोरीन फिट है। इसीलिए आपको वो पानी जो है ना थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, हालांकि आपके पास चॉइस होता है कि आप उस क्लोरीन के उस पूरे के सिस्टम को हटा भी सकते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने घर में आरओ केंट ये सब लगाते तो हैं, लेकिन क्लोरीन के सिस्टम को ही हटा देते हैं। कोई कोई है कि वो लगाए हुए रखते हैं। क्लोरीन करता कुछ नहीं है, बस आपके पानी में जो जर्म है, जो कीटाणु है, उसको वो मारने का काम करता है। ठीक है, आगे इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर वाला जो टॉपिक आएगा जब, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो ब्लीचिंग पाउडर में आप देखेंगे कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स को समझने से पहले आप पेस्ट समझो क्या होता है। पेस्ट हमारा बहुत ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि फसलों पे लग के फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उसको मारने के लिए हम लोग एक कीटनाशु बनाते हैं, एक केमिकल बनाते हैं, इसका नाम है पेस्टिसाइड्स। उसको बनाने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का इस्तेमाल देख लो क्या है। हाइड्रोजन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl, यानी कि H वहाँ पे पहले से ही किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। तो यदि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो फिर वहाँ पे आपको हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। पहला हमारा इसका यूज ये हो गया। दूसरा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। बहुत ऐसे प्रकार के केमिकल है, खाद है, फर्टिलाइजर है, जो भी आप कह लीजिए, सब एक ही बात है। उसको बनाने के लिए भी हम लोग अपने हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्यूल्स फॉर रॉकेट्स। अच्छा देखिए एक बात बताइए, ये जो हम लोग कभी कभी मून पे, जैसे अभी रिसेंटली हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ना, वो मून पे जा रहा है। मतलब ये कि हम लोग अपने समय समय पर रॉकेट को लॉन्च करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारा 8-10 दिन पहले हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है मून पे जाने के लिए। अभी वो जा ही रहा होगा, रास्ते में ही होगा। तो बताइए, रॉकेट में जो फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, या क्या होता है? नहीं, वो ना ही डीजल है, ना ही पेट्रोल है, ना ही केरोसिन है। फिर वो है क्या? वो हमारा हाइड्रोजन गैस है। उस हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या कर देते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि प्रेस। हम लोग हाइड्रोजन गैस को इतना ज़्यादा प्रेस कर देते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और वही लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग फ्यूल के तौर पे काम करते हैं रॉकेट में। और लिक्विड हाइड्रोजन इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत फास्ट भागता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रॉकेट का स्पीड जो है ना, एकदम हवा की गति से बात करता है, बहुत तेज़ी से भागता है। ज़रा सोचिए, यहाँ से चंद्रमा हमारा कितना दूर है? लाखों किलोमीटर है। उतना दूर यदि हमको जाना है और रॉकेट में यदि हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन डाल के भेजेंगे, तो बताइए इतना रॉकेट हमारा भारी हो जाएगा कि वो उड़ ही नहीं पाएगा। और मान लो जो उड़ भी गया तो आधे रास्ते में डीजल, पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं?
लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का खासियत ये होता है, पहली बात तो इसके पास क्षमता बहुत होता है, मतलब कि ये कम इस्तेमाल में बहुत दूर आपको पहुंचा देगा, इसीलिए रॉकेट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे ना रीज़न है, पहला रीज़न क्या है, रीज़न पहला ये है कि ये बहुत पावरफुल होता है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये कम फ्यूल में आपको बहुत दूर पहुंचा देगा। तीसरा इसका रीज़न ये है कि ये आपके स्पीड को बहुत फास्ट कर देता है। बात समझ आ रही है, यही चीज़ था इसमें हमारा। तो ये हमारा हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो गया। अब अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है, अगले वाले क्लास में। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से। इसके पहले तक के क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग देखते हैं आज क्या है। क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, जब हम लोग यूज पढ़ रहे थे क्लोरीन गैस का, उसमें हमने आपको बताया था कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाक से, कहाँ है हमारा। हाँ, क्लोरीन देखिए क्या कहा गया था इसमें, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या वाकई में करते हैं, देखा जाए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको Cl2 दिख रहा है। इसका मतलब है कि वाकई में ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात हमारा वही हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का सहारा लेते हैं। आगे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल 2, ये हमारा कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका केमिकल नाम हो गया। इसका यदि आप केमिकल नाम याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कह दो, ड्राई स्लैग्ड लाइम। ओके, तो जब हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो दो चीज़ बनता है। क्या क्या बनता है देखो, द केमिकल नेम ऑफ, अच्छा दो चीज़ हमारा बनेगा, पहला ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और दूसरा हमारा वाटर बनेगा। तो अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, इसका कुछ और नाम है। क्या है देखो, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि पूरा नाम क्या होता है इसका, CaOCl2। यदि आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है ये चीज़, हालांकि NCERT में शायद ये मेरे हिसाब से नहीं लिखा हुआ होगा, तो आप इसको पेंसिल से लिख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख लीजिए जल्दी से फटाक से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड का एग्जाम्पल है, सॉरी स्पेलिंग है OXYCHLORID, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जब हम लोग ड्राई स्लैग लाइम के साथ क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा दो चीज़ बनता है। पहला ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और हमारा वाटर तो बनेगा। ठीक है, चले तो ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा कैसे बनता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पजेज सच एज फॉर कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड क्लोथ इन लॉन्ड्री। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कॉटन हो गया और लाइलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे कपड़ा बनता है कॉटन का, लाइलन का, वहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, जहाँ पे हमारा पेपर बनता है, पेपर को बनाने से पहले हम लोग बनाते हैं वुड पल्प, और वुड पल्प में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद, और जहाँ पे हमारा लॉन्ड्री में कपड़ा धुलाता है, यानी कि जहाँ पे कपड़ा बेसिकली धुलाता है, वहाँ पे भी कपड़े को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हो गया। आगे, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। डिसइंफेक्टिंग का मतलब है पानी को बिल्कुल प्योर कर देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पानी में जर्म है, कीटाणु है, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का यदि मैं एक एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल आप समझो ऐसे, जब हम लोग बर्थडे पार्टी में वो एक आता है ना छोटा सा स्प्रे, जिसको हम लोग टीपते हैं, प्रेस करते हैं तो पूरा वो फॉर्म वाइट कलर का बाहर निकलता है और कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो अपने आप गायब भी हो जाता है। उसको बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। उसके बाद है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा के बारे में देखा जाए क्या खास बात लिखा गया है। बेकिंग सोडा, द बेकिंग सोडा
हाँ, द बेकिंग सोडा इज यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एज बेकिंग सोडा। देखो, अपने किचन में यानी कि हम लोग की मम्मी लोग जब पकौड़ा बनाती है तो वहाँ पे ना वो एक सोडा का इस्तेमाल करती है। उस सोडा का नाम है बेकिंग सोडा। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप अपने मम्मी से आज घर जाएंगे, आप वहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि मम्मी पकौड़ा बनाने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल करती है उसका नाम क्या है। नहीं उसको मालूम होगा तो बता दीजिएगा कि वो क्या है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा बेसिकली करता है क्या है ना, आपके उस पकौड़े को थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए आप देखेंगे जब वो खाएंगे आप तो बहुत कुरकुर करता है ना। वही बात इसमें, द सोडा यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा। तो अपने किचन में जो हम लोग पकौड़ा को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोडा, वही हमारा है बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं फिर, समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। और कई बार तो हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारा कुकिंग फास्ट हो जाए, मतलब कि जल्दी हमारा भोजन बन जाए, तो उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई बार कर लेते हैं। अब देखो, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, ये भी आपको यदि बुक में नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं ये वाला होगा मेरे हिसाब, हाँ ये वाला है नाम। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम है आपके बुक में, हाँ बिल्कुल होगा, ये वाला है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख लो, Na हमारा सोडियम के लिए हो गया और HCO3 हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हो गया। तो ये हमारा केमिकल नाम है बेकिंग सोडा का। अब ये हमारा बेकिंग सोडा प्रिपेयर कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप देख लीजिए। NaCl यानी कि नमक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताइए, NH3 हमारा किसका होता है फॉर्मूला, अमोनिया का, वेरी गुड। NH4 होगा अमोनियम का और NH3 होगा अमोनिया का। तो इन सभी को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो आपको दो चीज़ मिलेगा, पहला NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा तो हमारा बेकिंग सोडा ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ये सब का सब रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम में खास करके ये पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमारा बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये हमको मालूम चल गया। अब बेकिंग सोडा का ना दो रिएक्शन यहाँ पे और दिया गया है, क्या रिएक्शन है देखा जाए। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब देखो, कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने भोजन में जब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भोजन को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जब करते हैं तो ये रिएक्शन हमारा टेक्स प्लेस होता है। एग्जाम्पल मान लो, जब हम लोग पकौड़ा बनाते हैं तो पकौड़ा बनाने में हम लोग जब बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो बेसिकली ये रिएक्शन हमारा टेक्स प्लेस होता है। देख लो क्या होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। जैसे एक बार बताइए आप, जब हम लोग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बना रहे होते हैं, इसका मतलब कि पकौड़ा को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं, और उस पकौड़ा में मिला हुआ क्या है, बेकिंग सोडा मिला हुआ है। तो जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट देते हैं पकौड़ा बनाते वक्त, क्या क्या बनता है देखो, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो गैस निकल रहा होता है धुआं के रूप में, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और वाटर तो आपका बेसिकली वहाँ पकौड़ा में ही देखने को मिलता है। और ये जो हमारा बेसिकली पकौड़ा बना वही हमारा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के रूप में बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन इसका दिया गया। अच्छा, ये रिएक्शन हमारा तब का है जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं भोजन के साथ, यानी कि भोजन बनाने में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जब पकौड़ा बनाते हैं तब का ये रिएक्शन दिया गया, आप ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। एक और रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर। अब यहाँ पे वो रिएक्शन दिया गया है जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं या फिर मिक्स करते हैं पानी में। ठीक है, जब पानी में बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो NaHCO3 प्लस H प्लस। अच्छा, यहाँ पे H प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे H प्लस का मतलब है वाटर। तो जब हम लोग वाटर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को मिलाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बनेगा। कोई डाउट इसमें, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बनता है वो बिहेव करता है एसिड के जैसा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ना सबसे लास्ट पॉइंट में बड़ा मजेदार चीज लिखा गया है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉजेज ब्रेड। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ब्रेड कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में डी लगा लीजिएगा, ब्रेड एंड केक टू राइज एंड मेकिंग दैम सॉफ्टी एंड स्पंजी। अच्छा, कभी भी आपने केक खाया होगा या फिर आपने दुकान से ब्रेड खरीद के खाया होगा तो आपने गौर किया होगा वो बहुत ही स्पंजी होता है, मुलायम होता है बहुत। वो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रेड को बनाया जाता है ना
तो ब्रेड को जब बनाया जाता है तो उस ब्रेड में जो पानी डाला जाता है उस पानी के साथ बेकिंग सोडा को भी डाला जाता है, और बेकिंग सोडा के कारण पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, आपके ब्रेड को पूरा स्पंजी और फ्लॉपी बना देता है, मतलब कि बहुत स्पंजी टाइप का बना देता है। कोई डाउट अब इसमें? इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे फैक्ट्री में केक या फिर ब्रेड ये सब बनता है तो उस पानी में, यानी कि जिस पानी से आप आटा को घोलेंगे उस पानी में बेसिकली बेकिंग सोडा भी मिलाया जाता है, और रिजल्ट के तौर पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, आपके उस ब्रेड को पूरा स्पंजी बनाने का काम करता है। तो एग्जाम में हालांकि एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा ये गया है कि ब्रेड और केक जो स्पंजी होता है वो किसके वजह से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्यों हो पाया, क्योंकि हमने पानी में क्या मिला दिया था, बेकिंग सोडा मिला दिया था, इसीलिए वजह से हुआ ये हमारा। तो ये सारे रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एसिड बेस एंड सॉल्ट में रिएक्शन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन को आपको याद नहीं करना है, उन सारे रिएक्शन को याद करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, इन सभी रिएक्शन को याद करना इंपॉर्टेंट है, और ये सब एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या है, हालांकि इसका दो यूज तो आप पहले भी देख चुके हैं। क्या यूज है इसका, दो गो। पहला तो ये कि इसको टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा क्या था इसका, फास्ट कुकिंग करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बार दोबारा भी देख लेते हैं, हालांकि ऊपर में हम लोग दो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे टोटल 5 है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। सबसे पहला बेकिंग सोडा का इस्तेमाल तो यही है कि टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा को बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर फास्टर कुकिंग, यानी कि हमारा कुकिंग भोजन हमारा जल्दी बन सके उसके लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अच्छा देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ है, इस बात को आप याद रखिएगा। बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर हमारा क्या कहलाता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड, यानी कि टार्टेरिक एसिड और बेकिंग सोडा को आपस में मिक्स कर दो तो जो हमारा रिजल्ट बनकर तैयार होगा वही हमारा रिजल्ट कहलाएगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा का सिंपल सा मतलब है, बेकिंग पाउडर का सिंपल सा मतलब है बेकिंग सोडा को टार्टेरिक एसिड के साथ मिला दो तो जो हमारा बनेगा सबस्टांस वही हमारा सबस्टांस कहलाएगा बेकिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ बिकॉज इट इज अ बेस। अच्छा देखो, कई बार हमारे पेट में ना एसिडिटी हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। मान लीजिए कि इमरजेंसी के केस में आपके घर में इनो नहीं है और आपके पेट में एसिडिटी बढ़ गया है, यानी कि अजीब अजीब का ढकार आपको आ रहा है, आपका पेट एकदम जल रहा है अंदर से और आपके घर में इनो नहीं है, तो आप क्या करो, आप मम्मी से बोलो कि मम्मी बेकिंग सोडा कहाँ है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप यदि कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपका पेट बिल्कुल रिलीफ महसूस करेगा। और बेकिंग सोडा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब कि एक चुटकी आप बेकिंग सोडा को खा लो तो आपका जो एसिडिटी था वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा अपने आप में एक बेस होता है। और जब समझिए जब आपके पेट में एसिड का मात्रा बढ़ गया है और ऊपर से आप बेकिंग सोडा के रूप में बेस ले रहे हैं तो ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ये तुम लोग जानते हैं, कोई डाउट अब इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारा होता है उसको बनाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट अब इसमें? चलिए उसके बाद हमारा है वॉशिंग सोडा, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। वॉशिंग सोडा हमारा क्या होता है, देखो वॉशिंग सोडा को समझिए ध्यान से। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताते हैं। हालांकि ये टर्म ना आपको अगले वाले टॉपिक में मिलेगा, जैसे हमारा अगला वाला टॉपिक ही होने वाला है आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। इसमें हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट को आप क्या प्रोवाइड कर दो, वाटर प्रोवाइड कर दो। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या, Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर प्रोवाइड कर देते हो तो जो हमारा रिजल्ट बनता है वही हमारा कहलाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब सवाल है कि सर सोडियम कार्बोनेट को हम कितना पानी देंगे, कितना वाटर प्रोवाइड करेंगे, वो भी यहाँ पे हमारा फिक्स रेशियो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, यानी कि वॉशिंग सोडा हमारा क्या है, एक सॉल्ट है, लेकिन किस प्रकार का सॉल्ट है, बेसिक है, मतलब कि सॉल्ट में आपको बेसिक नेचर देखने को मिलता है। उसके बाद द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका भी आप नाम लिख लीजिए। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम लिख लीजिए आप बगल में, आपके बुक में शायद ये नहीं दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए। केमिकल नेम जो है वॉशिंग सोडा का वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका DECAHYDRATE, डेकाहाइड्रेट, ये केमिकल नाम है वॉशिंग सोडा का, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर सोडियम कार्बोनेट को कितना पानी देंगे कि वो हमारा वॉशिंग सोडा कहलाने लगे। देखिए आप अपने इसको ना अपने एग्जाम एकदम बिल्कुल बुक में ध्यान से देखिए, एक रिएक्शन इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका पूरा फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O। 10H2O का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल आप मिला दो, 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला दो। अच्छा, यदि आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सिंपली आप क्या समझ लो, पानी का 10 बूंद मिला दो उसमें। हालांकि 10 बूंद यहाँ पे एक्चुअली में नहीं होगा, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब ये हो गया कि यदि आप सोडियम कार्बोनेट को 10 बूंद पानी दे देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉल्यूशन नहीं तैयार होगा, बेसिकली जो रिजल्ट हमारा तैयार होगा वही हमारा कहलाएगा वॉशिंग सोडा। हालांकि यहाँ पे हम बस समझाने के लिए आपको कह रहे हैं 10 बूंद, 10 बूंद ये होता नहीं है, उससे भी कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए आप, Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी कि Na2CO3 को, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर का 10 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, 10 पानी का बूंद दे रहे हैं, तो हमारा बन के तैयार होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसी को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वॉशिंग सोडा का कुछ यूज देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ यूज इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कि ग्लास के इंडस्ट्री में, सॉप के इंडस्ट्री में और पेपर के इंडस्ट्री में हम लोग इन सभी को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि साबुन हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, इसको बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, मतलब ये हो गया कि कभी कभी ना हम लोग वॉशिंग सोडा को अपने घरों को साफ करने के लिए भी कर लेते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे। क्लीनिंग एजेंट का मतलब हो गया इससे घर में गंदगी फैला हुआ है, घर को साफ करना है, तो कभी कभी हम लोग वॉशिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं घरों को साफ करने के लिए। आगे, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स का हिंदी मतलब होता है सुहागा, और सुहागा का मतलब होता है सिंदूर, यानी कि हम लोगों की मम्मी लोग जो सिंदूर लगाती है, उस सिंदूर को बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, देखो कई बार हम लोग क्या देखते हैं, कई बार क्या होता है ना कि यदि पानी कहीं पे लगातार लंबे समय से जमा हुआ है, उस पानी में आप देखेंगे गाढ़ापन आने लगता है। गाढ़ापन का मतलब है कि उस पानी में धीरे धीरे बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, ये सब धीरे धीरे जमा होने लगता है, और वो पानी कैसा हो जाता है, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़ेपन को हटाने के लिए, हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, इस प्रकार से हमारा वॉशिंग सोडा वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद एक टॉपिक हमारा इसमें बच रहा है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। ये वाला टॉपिक हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। टॉपिक के मतलब को आप पहले समझिए, तो सारा कंटेंट आप अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ना एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अपने नमक का, वो नमक जो कि हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो नमक हमारा क्या है, सबसे पहला तो क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब होता है, क्रिस्टल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, दो तरीके से। पहला बात तो क्रिस्टल का मतलब होता है बहुत ही छोटा छोटा दाना, पहला बात। दूसरा बात, क्रिस्टल का मतलब होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, चमकदार होगा। और क्रिस्टल को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, चीनी का और नमक का। तो चीनी और नमक हमारा क्या है, अपने आप में एक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि वो जो छोटा छोटा नमक देखते हैं आप, छोटा छोटा जो पार्टिकल देखते हैं आप चीनी का, क्या वो वाकई में ड्राई होता है, क्या वो वाकई में सूखा होता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यदि आप हाथ में नमक को लेंगे
चीनी को हाथ में लेंगे आप तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सूखा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो बिल्कुल सॉलिड होता है। लेकिन क्या वो वाकई में सॉलिड होता है क्या? यानी कि क्या वो वाकई में ड्राई होता है, सूखा होता है? नहीं। आपको यदि जानना हो ना तो आप क्या करना, आपके लिए होमवर्क भी है। आप क्या करना, आप घर जाना, ठीक है, आप क्या कर लो, एक प्लेट में नमक निकालो और दूसरे प्लेट में आप चीनी निकालो। दोनों को निकाल के आप घरों में, अपने घर में एक दिन के लिए खुला छोड़ दो। अगले दिन आप देखेंगे कि वो सारा का सारा नमक आपका पानी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। उसी प्रकार से सारा का सारा आपका चीनी पानी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि रूम टेम्परेचर पे जो आपने चीनी और नमक को खाली रखा, उस पर वो हीट पड़ा और वो हीट क्या कर दिया, पूरी तरीके से चीनी के पार्टिकल को पिघला दिया। और जब वो पिघलेगा तो क्या उससे मिलेगा, आपको पानी देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि क्रिस्टल वाकई में ड्राई नहीं होता है, वो थोड़ा सा गीला होता है। हाँ, वो हालांकि वो दिखता नहीं है हमको, लेकिन वो गीला होता है। अब कितना गीला होता है, उसमें कितना पानी का मात्रा मिला हुआ होता है, वो हम लोग अब यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए समझिए अब ध्यान से। यहाँ पे ना इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो कॉपर सल्फेट है, क्या है, सॉल्ट है। क्या ये सॉल्ट खाने वाला है? नहीं, ये सॉल्ट हमारा केमिकल सॉल्ट है, जिसको हम लोग केमिकल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। कॉपर सल्फेट अपने आप में एक नमक है, एक सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स सीम्स टू बी ड्राई बट दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब आप अपने हाथों पे कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़ों को लोगे, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब अपने हाथों पे आप लोगे तो बिल्कुल वो ड्राई दिखेगा, बिल्कुल वो सूखा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो सूखा होता नहीं है। यानी कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है उसमें पानी का बूंद पहले से है, वो आपको दिखता नहीं है। फिर दिखेगा कैसे, देखते हैं कब दिखेगा। When we heat the copper sulfate crystal, water is removed and the copper sulfate crystals turns white। अब आप क्या करो, यदि आपको ये पहचानना हो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में वाकई में पानी होता है कि नहीं होता है, आप क्या करो, उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप हीट करना शुरू करो। मतलब कि आप उसको आग के ऊपर रख के उसको आप हीट दो लगातार। उसमें आप दो चीज़ गौर करेंगे। गौर पहला ये करेंगे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हमारा जो है ना पानी को छोड़ रहा है, पहला। दूसरा बात उसमें आप ये गौर करेंगे कि ये कॉपर सल्फेट एकदम वाइट कलर का हो गया, यानी कि हीट करने से पहले उसका कलर कैसा था, हालांकि हीट करने से पहले उसका कलर ब्लू होता है। जब आप उसको हीट करेंगे ना तो उसका कलर वाइट हो जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से आपको पानी निकलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, जो दाना होता है छोटा छोटा सा, वो वाकई में पहली बार देखने में तो सूखा लगता है, लेकिन जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसके दो चीज़ हमको देखने को मिलता है, पहला वाटर और दूसरा उसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। लेकिन हीट करने से पहले उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे, इफ़ वी मॉइस्चन द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अगेन विथ वाटर वी विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स रीअपीयर्स। लेकिन जब, अच्छा एक बात बताइए, जब हमने आपको उसको हीट किया तो दो चीज़ देखने को मिला, क्या, पानी, और उसका कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। और वो पानी हमारा क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, ऊपर आसमान में चला जाएगा, मिल जाएगा हवा में। लेकिन जब उसी क्रिस्टल को हम दोबारा पानी दे देंगे तो वही कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो वाइट हो चुका था कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, यानी कि वो अपने कलर में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हमको यही कंक्लूजन निकलता है कि वाकई में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल पहले ब्लू कलर का होता है, दिखता ड्राई है, लेकिन जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका पानी निकल के एवोपरेट हो जाता है। लेकिन जब दोबारा उसको पानी दे देंगे वो दोबारा हमारा किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का दोबारा वो हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। यानी कि अच्छा यहाँ पे ना 1 फार्मूला यूनिट का मतलब आप इसको, हालांकि ये चीज़ तो 9th क्लास का है, कोई बात नहीं, आप उसको भूल गए हो कोई बात नहीं। आप सिंपली ये बताओ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। यानी कि CuSO4 में वाटर मॉलिक्यूल हमारे कितने प्रेजेंट होंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तभी जाके हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? अब देखो यहाँ पे ना कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दोनों में फ़र्क होता है। सिंपली आपसे बोले कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ,
तो CuSO4 लास्ट, बस खत्म। लेकिन अब हमसे कोई बोले कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? CuSO4 तो बताना है, उसमें बस .5H2O लिख देना है। मतलब कि कॉपर सल्फेट में यदि हम वाटर का 5 मॉलिक्यूल मिला देते हैं तो वो कॉपर सल्फेट का क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ में पानी का मात्रा मिला दो। जैसे गर्मी के समय में क्या होता है, हम बाहर से आते हैं और हम क्या बोलते हैं कि हम डिहाइड्रेट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा सारा अंदर का पानी जो पसीना के रूप में बाहर निकल गया, इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेट। और जब हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा, जब हम लोग पसीने से पूरा लथपथ होते हैं और पसीने धूप से घर आते हैं तो क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेट हो गए हम। फिर क्या करते हैं हम लोग? पानी पीते हैं। यानी कि डिहाइड्रेट से हाइड्रेट होने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। वही यहाँ पे है कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि उसमें यदि पानी मिला हुआ है तो उस समय पे उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। कोई डाउट है इसमें? बात समझ में आया है? तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का सिंपल फॉर्मूला होता है CuSO4, लेकिन जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो CuSO4.5H2O। ये 5H2 हमको ये बताता है कि कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल हमारा मिला हुआ है, तो अभी हमारा वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहलाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब यदि कोई ऐसे पूछ दे कि बताओ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझाना हो तो बता दीजिएगा सिंपली 5 बूंद, बस बात खत्म। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना एक चीज़ आ गया, हम लेके चलते हैं आपको दोबारा वॉशिंग सोडा वाले टॉपिक में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जरा देखो तो क्या था? Na2CO3.10H2O। तो बताइए, यहाँ पे केवल वॉशिंग सोडा यदि बोला जाए तो वॉशिंग सोडा हमारा केवल फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। लेकिन जब वॉशिंग सोडा का हाइड्रेटेड फॉर्म बोला जाए, मतलब कि उसे क्रिस्टल के बारे में जब बात किया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसमें बस फॉर्मूला वही रहेगा, बस 10H2O लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में यदि हम 10H2O लगा देते हैं तो वो हमारा वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा को जब आप हीट करोगे तो ये हमारा वाटर क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी कि किसी भी फॉर्मूला में वाटर का कितना अमाउंट मिला हुआ है, वही हमारा कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका हालांकि एक बार इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। यानी कि किसी फॉर्मूला में हमारा वाटर मॉलिक्यूल कितना रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये बिल्कुल फिक्स नंबर होता है। ऐसा नहीं कि वॉशिंग सोडा के साथ आप 10 वाटर मॉलिक्यूल के अलावा 15 वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे, नहीं, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के साथ आप 5 वाटर मॉलिक्यूल के अलावा 10 मिला देंगे, ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। या केमिस्ट्री की दुनिया में इसको फिक्स कर दिया गया है। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, यदि अब आपसे कोई पूछे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आप 4-5 एग्जाम्पल दो, चलो 4-5 एग्जाम्पल छोड़ दो, 2-3 एग्जाम्पल दो, तो 2-3 एग्जाम्पल तो आप तुरंत दे सकते हो। किसका? सबसे पहला एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का, क्योंकि उसमें भी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिला हुआ है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा कॉपर सल्फेट का, ये हमारा एग्जाम्पल होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो 2-3 एग्जाम्पल तो हम लोग ऐसे ही दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप और दे सकते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा? देखो, वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। हमारा एक जिप्सम भी है। जिप्सम एक सबस्टांस है, अभी उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। जिप्सम भी एक सबस्टांस है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। अब देखो, जिप्सम हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसका फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा डायरेक्ट। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड जिप्सम इज CaSO4.2H2O। तो ये पूरा जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये हमारा पूरा फॉर्मूला किसका है? जिप्सम का है। हालांकि जिप्सम के बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले टॉपिक में, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जिप्सम भी हमारा एक सबस्टांस है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को हमको मिलता है। लेकिन इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे?
2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें हमारे होंगे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे जिप्सम के बारे में और अच्छी तरीके से समझना है, तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखिए समझिएगा ध्यान से आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने से पहले ना यहाँ पे आप ये समझिए, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका पहली बार जो खोज है वो कहाँ पे किया गया था? पेरिस में किया गया था, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा यहाँ पे ये तो समझ में आता है कि सर पहली बार इसका खोज पेरिस में किया गया, इसीलिए इसका नाम पर आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन सर यहाँ पे प्लास्टर का मतलब क्या है? प्लास्टर का मतलब यहाँ पे अभी बताएंगे आपको, तब आपको जब समझ में ज़्यादा आएगा। हालांकि बता देते हैं पहले ही, प्लास्टर का मतलब है कि जब हम लोगों का हाथ पैर टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं ना, और जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग वहीं पे करते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम पूरा पड़ गया। तो कोई पूछे कि पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इसका खोज पेरिस में किया गया था। पेरिस हमारा कहाँ है? यूरोप में, ठीक है, वहाँ पे खोज किया गया इसका पहली बार। दूसरा बात, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टरिंग करने के लिए इसका, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। क्या है देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का मतलब क्या? CSO4.2H2O, यानी कि जब हम लोग जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? CSO4.12H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़ा समझना आसान है, समझिए ध्यान से। हमारा जिप्सम का पूरा फॉर्मूला क्या होगा? जिप्सम का पूरा फॉर्मूला है CSO4.2H2O। यदि हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये इसमें जो हमारा 2 वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। बचेगा केवल क्या? केवल हाफ, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूला है और इसी 2 फॉर्मूले में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से, CSO4.2H2O ये हमारा फॉर्मूला है जिप्सम का। और यदि इस जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है? 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब हीट करेंगे इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल हमारा वाटर में, सॉरी एनवायरनमेंट में एवोपरेट हो जाएगा। फिर बचा केवल क्या? 1/2 बचा। और इसी CSO4.12H2O को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई डाउट इसमें? तो CSO4.2H2O को कहेंगे जिप्सम और CSO4.12H2O को कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब वो कोई बोले कि बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट हो जाता है, वो लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। केवल बचा केवल कितना? 1/2 बचा। तो CSO4.12H2O हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वही हमारा कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा इसके बारे में देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ नहीं है, बस ये हमारा एक वाटर पाउडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके बारे में ना अभी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताएंगे क्या है। ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन एंड गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। अब देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास जिप्सम का पूरा फॉर्मूला क्या है? CSO4.2H2O, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो क्या मिला हमारे पास? CSO4.12H2O बना और यही हमारा क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो बताइए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम कितना वाटर मॉलिक्यूल मिला दें कि दोबारा हमारा जिप्सम तैयार हो जाए? कितना मिला दें बताइए? हाफ मिला देंगे तब हो जाएगा हमारा। यानी कि CSO4.12H2O में हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यदि इसमें मिला दे तो हमारा जो रिजल्ट बन के तैयार आएगा वो तो दोबारा घूम फिर के जिप्सम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, क्या देखो, CSO4.12H2O ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें जब हम, अच्छा बताइए, इसको जिप्सम बनाने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 वाटर मॉलिक्यूल दे देते हैं तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? दोबारा जिप्सम बन के दोबारा तैयार हो जाएगा, यानी कि CSO4.12H2O। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ गया? और यदि इसी जिप्सम को हम दोबारा हीट कर देंगे तो दोबारा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको गहराई से समझिए। एक बार में पूरा हम समराइज कर देते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4.12H2O, ठीक है। इसको यदि हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे सामने बनकर तैयार होता है CSO4.12H2O और यही हमारा कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि हम इसमें
1.5 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दे तो दोबारा हमारा क्या बन के आ जाएगा, जिप्सम बन के आ जाएगा। वही रिएक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कि केवल 1/2 वाटर मोलिक्यूल है, और इसमें यदि हम 1/2 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमारा दोबारा जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जिप्सम का ना यूज देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आपको समझिए ध्यान से। इट इज यूज बाय डॉक्टर्स एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल है ना, वो डॉक्टर करते हैं। क्यों करते हैं? जब हमारा कहीं हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, कमर का हड्डी टूट जाता है तो हम लोग बैंडेज करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। तो प्लास्टर करने में जो हमारा बैंडेज तैयार होता है ना, उसमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से एक्चुअली में होता क्या है। आपके सामने दोबारा रिएक्शन लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि जब आपका हाथ या फिर पैर टूटता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करता है और वो बोलता है कि आपका हाथ टूटा हुआ है। वो क्या करता है, आपके हाथ के ऊपर प्लास्टर करता है। प्लास्टर करने से पहले वो क्या करता है, आपके हाथ के ऊपर एक रुई लपेटता है, रुई के ऊपर एक धागा लपेटता है, धागा के ऊपर एक कपड़ा लपेटता है वाइट कलर का। उस कपड़े के ऊपर आपने कभी गौर किया है कि डॉक्टर ना क्या करता है, सबसे पहले एक पैकेट फाड़ेगा, उस पैकेट से वो एक पाउडर निकालता है। वो पाउडर बेसिकली हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। समझे ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपके बैंडेज को करने के लिए, यानी कि आपके हाथ को प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, एक पैकेट को फाड़ेगा, उस पैकेट से वो वाइट कलर का एक पाउडर निकालेगा। वो वाइट कलर का पाउडर बेसिकली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और वो पाउडर कैसा होता है, बिल्कुल सूखा होता है। जैसा पाउडर हम लोग अपने घरों में लगाते हैं चेहरे में, वो वैसा ही पाउडर होता है। वो पाउडर बेसिकली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो बताइए, जब वो वाटर हमारा जब वो पैकेट हमारा जिसको हमने फाड़ा उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस निकला, उसका फॉर्मूला क्या होगा अभी फिलहाल, CSO4.5H2O। यानी कि डॉक्टर ने जैसे पैकेट को फाड़ा, उसमें से जैसे उन्होंने पाउडर को बाहर निकाला, वो पाउडर हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसका फॉर्मूला क्या है अभी फिलहाल, CSO4.5H2O। अब याद कीजिए, वो डॉक्टर क्या करता है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाता है। अब बताइए, जब हम लोग उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे, कितना पानी मिलाएंगे, 1/2 पानी मिलाएंगे, तो हमारा बन के क्या तैयार होगा, जिप्सम। जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा। और वही वो जिप्सम पूरा कैसा होता है, एकदम आटा की तरह, पूरा वो गुथ देता है, पूरा गीला कर देता है, और वही वो पाउडर आपके प्लास्टर के ऊपर पूरा वो रगड़ता है। रगड़ने के बाद उसको 5-10 मिनट सूखा छोड़ देता है, और सूखा छोड़ने के बाद वो पूरा का पूरा बैंडेज आपका कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब बात समझ में आया डॉक्टर क्या करते हैं। तो जो डॉक्टर आपके हाथ के ऊपर बैंडेज करते हैं, तो बैंडेज करने में बेसिकली किसका यूज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो पाउडर को फाड़ते हैं, पाउडर बेसिकली हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग पानी मिलाएंगे, क्या तैयार हो जाएगा, जिप्सम तैयार हो जाएगा। और उसी जिप्सम को आपके बैंडेज के ऊपर रगड़ के पूरा एकदम उसको बराबर कर दिया जाता है, और जो कि हमारा बिल्कुल एक हार्ड सॉलिड हमारा बैंडेज तैयार हो जाता है। कोई डाउट अब इसमें, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर करते हैं, दूसरा बात इसका खोज कहाँ पे किया गया, पेरिस में किया गया, इसीलिए इसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़े फिर, चलिए, ये इसका पहला इस्तेमाल हो गया। आगे, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज। बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जिसको बनाने के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हार्ड सबस्टांस बनाने के लिए, यानी कि हार्ड सरफेस उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बहुत सारे टॉय में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल। बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल हमारा इजी होते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हार्ड होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। कई बार हम लोग अपने घरों के सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई डाउट अब इसमें, चलिए, इस तरीके से हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।